हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का एपिसोड 3, जिसके 2 एपिसोड्स पहले ही अपने हो चुके हैं क्लास 10th अलजेब्रा के रिगार्डिंग, जिसमें हम लोग ने अलजेब्रा का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जो सम्स थे वो हम लोग ने देखे थे। तो आज एपिसोड नंबर 3 है, जिसमें हम लोग पेज नंबर 23 के ऊपर जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, पेज नंबर 24 और पेज नंबर 25 के सम्स हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहला वाला सम यहाँ पे जो दिया हुआ है, जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पेज नंबर 23 पे दिया हुआ है अलजेब्रा का क्लास 10th अलजेब्रा एपिसोड 3, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग को मैंने यहाँ पे इमेज देखो आपके लिए रखा हुआ है। और जिसमें दिया क्या है, अ बोट ट्रेवल्स 16 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। मतलब एक बोट के बारे में यहाँ पे दिया है, देखो डायग्राम में भी आपको दिख रहा है। जो बोट है 16 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम अगर ट्रैवल कर रही है तो उसको 6 आवर्स लगता है। अभी अपस्ट्रीम मतलब क्या, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर किसी जगह पे देखो ऐसा, अगर नदी या जो रिवर है वो नीचे की तरफ या डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रही है, ये जो रिवर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और उसी डायरेक्शन में अगर अपना बोट भी आ रहा है नीचे की तरफ, जिसका मतलब ये डायग्राम देखो दिखाया हुआ है, ठीक है। अगर तुम्हारा नदी का फ्लो इस तरफ है, ऐसा ऐसा फ्लो है, और बोट भी उसी तरफ अगर आ रही है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। मतलब रिवर के फ्लो की तरफ ही हमारा अगर बोट का फ्लो होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। और अपस्ट्रीम मतलब क्या होगा यहाँ पे, अपस्ट्रीम मतलब अगर रिवर का जो फ्लो है वो नीचे की तरफ है और जो बोट है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द रिवर। अगर इसका फ्लो है किसका, रिवर बोट का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम, ठीक है। अगर रिवर के फ्लो की तरह होगा तो उसको हम लोग डाउनस्ट्रीम बोलेंगे, और उसका अगर ऑपोजिट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम बोलेंगे। तो ये दो चीजें आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऐसा ही बोला है कि बोट अगर ट्रैवल कर रही है 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब उल्टे डायरेक्शन में अगर वो बोट जा रही है नदी के, एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 24 किलोमीटर नीचे की डायरेक्शन में अगर आ रही है बोट, तो उसको 6 आवर्स लगता है ट्रैवल करने के लिए। और दूसरे कंडीशन में हम लोग को क्या बोला है, द सेम बोट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। तो वही सेम बोट को 36 किलोमीटर्स उल्टे डायरेक्शन में, अपस्ट्रीम मतलब उल्टा डायरेक्शन में जाने के लिए, और 48 किलोमीटर्स नीचे की डायरेक्शन में, मतलब जैसा नदी का जो फ्लो है, रिवर का जो फ्लो है, उसी डायरेक्शन में अगर वो बोट जा रही है, तो 48 किलोमीटर ऐसा ट्रैवल करने के बाद उसको टाइम कितना लग रहा है, 13 आवर्स लग रहा है। और हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ द वाटर करंट मतलब रिवर के अंदर जो वाटर का फ्लो है उसका हम लोग को स्पीड निकालना है, क्या है, कितना है, और जो बोट का स्पीड है वो हम लोग को निकालना है। अभी ये स्पीड का जो फॉर्मूला है वो हम लोग अगर साइंस के फॉर्मूला से अगर मैच करके देखो तो साइंस में ये फॉर्मूला यूज होता है, जिसमें स्पीड आता है, जैसे कि ये हमारा फॉर्मूला है कि टाइम इज इक्वल्स टू, या स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में, वैसे ऐसे याद रखता हूँ इसको। तो इधर कैसे आएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसमें देखो हम लोग को यहाँ पे स्पीड के बारे में दिया हुआ है। अभी डिस्टेंस क्या है हम लोग को इधर पता चल जाएगा, 16 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर है, जो भी है वो पता चल जाएगा। और टाइम भी हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, इधर 6 आवर्स दिया है, सेकेंड कंडीशन में 13 आवर्स दिया हुआ है। तो ये साइंस सब्जेक्ट का जो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे उसी से हम लोग को आंसर यहाँ पे मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो हम लोग को स्पीड ऑफ वाटर करंट और स्पीड ऑफ बोट जो नहीं पता है ना, वो हम लोग को इधर एक्स और वाई लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं स्पीड ऑफ द बोट इधर मैं ले लेता हूँ, इसका सोल्यूशन लिख लेता हूँ इधर, सोल्यूशन। तो लेट द स्पीड ऑफ द बोट बी x किलोमीटर पर आवर। और दूसरा क्या दिया है यहाँ पे, स्पीड ऑफ द बोट हो गया ना, तो स्पीड ऑफ द वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ द वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ द वाटर करंट। मतलब यहाँ पे आपको जैसे टेक्स्ट बुक में दिया होगा वैसा मैं नहीं सॉल्व करूँगा, मतलब जो इजी मेथड होगा या जो हम लोग को मतलब आसानी से समझ में आएगा उसी तरह हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द बोट हम लोग को इधर x किलोमीटर लिया, और स्पीड ऑफ द वाटर करंट कितना लिया, इधर y किलोमीटर लिया। लेकिन अभी स्पीड ऑफ द बोट हम लोग को नहीं पता, तो इधर देखो ये कुछ ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट जो भी मैं लिख रहा हूँ। जैसे कि इधर क्या आएगा, स्पीड ऑफ बोट
या स्पीड ऑफ द बोट इन हम लोग इधर क्या लिखेंगे डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम लिखेंगे तो भी चलेगा। अभी देखो ये फॉर्म कैसे हो रहा है, इसका फॉर्मूला हम लोग को कैसे बन रहा है। स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम मतलब अगर नदी नीचे की तरफ, अगर रिवर का वाटर करंट जो है वो नीचे की तरफ अगर फ्लो हो रहा है और बोट भी उसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ जा रही है, तो जैसे मतलब हम लोग को कुछ एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना बोट को, क्योंकि जो डायरेक्शन में हमारा बोट, जो डायरेक्शन में हमारा रिवर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में अगर हमारा बोट जा रहा है तो आसानी से वो ट्रैवल कर पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट जो भी होगा वो और हमारा जो वाटर का करंट का जो स्पीड है वो अगर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो वो दोनों मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द बोट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा या डाउनवर्ड स्ट्रीम में हो जाएगा। तो ठीक है, इसलिए यहाँ पे दोनों का स्पीड मैंने यहाँ पे ऐड किया, द स्पीड ऑफ द बोट और दूसरा कौन सा यहाँ पे स्पीड ऑफ द वाटर करंट वाई ले लिया और इसको हम लोग क्या लिखेंगे इधर किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि स्पीड जो होता है वो किलोमीटर्स पर आवर के इसमें होता है। समझ में आया। देखो किलोमीटर्स पर आवर मतलब यहाँ पे सबसे पहला वाला जो है डिस्टेंस होगा और बाद में जो टाइम है वो आवर्स में होगा, इसलिए किलोमीटर्स अपॉन आवर मतलब किलोमीटर्स पर आवर। तो ये बोट अगर नीचे की डायरेक्शन में आ रही है तो ऐसा होगा, और अगर दूसरा एंड स्पीड ऑफ द बोट इन अपवर्ड डायरेक्शन, स्पीड ऑफ द बोट इन अपवर्ड स्ट्रीम, इन अपस्ट्रीम, अगर अपस्ट्रीम में अगर उसका स्पीड का बोट हम लोग अगर देखेंगे तो इधर क्या होगा x माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर। अभी ये माइनस क्यों हो गया, क्योंकि अगर रिवर का फ्लो नीचे की तरफ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और उसके उल्टे डायरेक्शन में वो बोट जा रहा है तो क्या होगा, बोट का स्पीड है ना वो कम होने वाला है। वो बोट का स्पीड कम कौन करेगा, देखो ये स्पीड या रिवर का करंट यहाँ पे है, रिवर का वाटर करंट, और बोट अगर ये डायरेक्शन में जा रहा है तो नीचे बहता पानी जो है वो क्या करेगा, बोट की स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, बराबर ना। तो इसलिए यहाँ पे सेम वैसा ही हम लोग ने किया, इसलिए माइनस आया। जो स्पीड बोट का है वो उल्टे डायरेक्शन में जाते समय उतना स्पीड उसका नहीं रहेगा बोट का, वो क्या होने वाला है, स्पीड कम होने वाला है। इसलिए यहाँ पे बोट का स्पीड माइनस हम लोग को यहाँ पे क्या दिया है, वाटर करंट, स्पीड ऑफ दी वाटर करंट। ठीक है, तो ये एक्स माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर ये हमारा हो चुका। ठीक है, तो अब ये स्पीड आ गया। अब ये फॉर्मूला के अंदर हम लोग अगर इधर देखें तो ये हम लोग को स्पीड मिल गया। अभी डिस्टेंस और टाइम हम लोग को पता करना। अभी डिस्टेंस और टाइम तो ये दो कंडीशंस में, दोनों कंडीशंस में हम लोग को इधर दिया हुआ है, तो देखते हैं कैसे आएगा। तो सबसे पहले वो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे इधर कि स्पीड नाउ, मतलब ये हम लोग ये करके लिखेंगे, हम लोग को जो पता है वो नाउ क्या है हमारा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो हम लोग को इसमें क्या कैसा लिखना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग को टाइम के बारे में दिया है ना, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए 6 घंटा लगता है, और उसी बोट को 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए 13 आवर्स लगता है। तो 6 घंटा और 13, तो जो 13 आवर्स जो है वो हम लोग को क्या है, टाइम दिया है, तो इधर इक्वल्स टू टाइम आएगा। बाकी जो भी डिस्टेंस दिया वो हम लोग को डिस्टेंस अपॉन टाइम के साथ एक ही साथ में लिखना पड़ेगा, इसलिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड के साथ लिखना पड़ेगा। तो इसलिए टाइम जब उधर चला जाएगा तो स्पीड कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा ना। तो टाइम इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग फॉर्मूला को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बनेगा। तो टाइम इधर गया, स्पीड नीचे है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डायरेक्ट अगर हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिखे और ये फॉर्मूला को उसमें यूज करें तो देखो कैसे उसका इक्वेशन बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब सिर्फ समझ लो कि यहाँ पे दिया क्या है कि 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अगर ये इसके हिसाब से, और ये दोनों को 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आने के लिए उसको 6 आवर्स लगता है। तो इज इक्वल्स टू, जो टाइम इक्वल्स टू के फॉर्म में है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 6। अभी डिस्टेंस अपॉन स्पीड को देखो हम लोग को कैसा लिखना है, डिस्टेंस 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर प्लस नीचे दूसरा क्या है 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में उसका स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है 16 है, दिख रहा है आपको, ये डिस्टेंस इधर 16 होगा, और उसका 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए उसका स्पीड कितना था बोट का, तभी अपस्ट्रीम सॉरी नीचे की तरफ ये है, तो इधर क्या आएगा x माइनस वाई आएगा। ये टाइम तो हम लोग को पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के हिसाब से मैं वो लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो डिस्टेंस कितना था 16 था, और अपस्ट्रीम 16 किलोमीटर, देखो यहाँ पे अपस्ट्रीम बोला है, अपस्ट्रीम मतलब तभी बोट का स्पीड कितना था x माइनस वाई किलोमीटर। देखो स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम कितना था x माइनस वाई, इसलिए 16 अपॉन x माइनस वाई आया। तो इधर मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा,
एक्स माइनस वाई लिखना है। और आगे बोला है कि 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, अगर वो बोट 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो 24 किलोमीटर डिस्टेंस तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कितना 24, और डाउन स्ट्रीम जाने के लिए स्पीड ऑफ द बोट कितना था डाउन स्ट्रीम के लिए एक्स प्लस वाई, तो स्पीड यहाँ पे आएगा एक्स प्लस वाई। देखो ये फॉर्मूला के हिसाब से लिखा, डिस्टेंस ऊपर लिखा 24 और स्पीड नीचे लिखा एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नीचे क्या आएगा एक्स प्लस वाई आएगा, और इज इक्वल्स टू टाइम कितना लगा जो कि यहाँ पे इक्वल्स टू के फॉर्म में दिया हुआ है 6 आवर्स लगा। समझ में आया? आई होप आपको ये पूरा जो फॉर्म मैंने यहाँ पे बता दिया वो समझ में आया होगा। मतलब जो हम लोग को ये फॉर्मूला जो था ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उसी के फॉर्म में ये इक्वेशन ने हम लोग, इस इक्वेशन को हम लोग ने क्या किया हुआ है, फ्रेम किया हुआ है। ठीक है, तो 16 अपॉन एक्स माइनस वाई क्यों, क्योंकि जो स्पीड है वो अपस्ट्रीम के लिए था, तो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए, और ये 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने के लिए, दोनों मिला के हम लोग को 6 आवर्स लग रहा है। दोनों मिला के मतलब ये इज इक्वल्स टू टाइम दिया है इसलिए। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है जो हम लोग ने इधर देखा, इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 दे दूंगा। एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, हम लोग को यहाँ पे सेकेंड कंडीशन के बारे में भी दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, सेकेंड कंडीशन में हम लोग को ऐसा बोला कि उसी बोट को ट्रैवल करने के लिए 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल करने के लिए क्या बोला है यहाँ पे, ट्रैवल 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब 36 अपॉन डिस्टेंस 36 है, इधर क्या आएगा 36 डिस्टेंस की जगह पे, और स्पीड की जगह पे अपस्ट्रीम बोला है, मतलब अपस्ट्रीम पे बोट का ये कितना था स्पीड एक्स माइनस वाई था। तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा 36 अपॉन एक्स माइनस वाई आएगा पहले, तो मैं इधर इधर पहले लिख लूँ 36 अपॉन एक्स माइनस वाई आएगा, प्लस आगे बोला था कि 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के लिए उसका एक्स प्लस वाई स्पीड था, और दोनों मिलाकर हम लोग को टाइम कितना लग रहा है 13 आएगा। तो ये होगा हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्म कैसा किया मैंने इक्वेशन आपको समझ में आया होगा इजीली। तो अभी ये डिवाइड में अगर x माइनस वाई है और यहाँ पे डिवाइड में x प्लस वाई अगर सम्स है, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइमल्टेनियसली डायरेक्ट सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग को यहाँ पे लेट लेना पड़ता है। तो इधर क्या आएगा लेट x माइनस वाई भी इक्वल्स टू m होगा, एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई भी इक्वल्स टू n लेता हूँ, मतलब ये पूरा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, मतलब अगर यहाँ पे देखो कुछ ऐसा दिया है 16 अपॉन एक्स माइनस वाई है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 16 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्योंकि 16 वन सा 16 और नीचे एक्स माइनस वाई तो ऐसे ही आएगा, और 16 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह पे m लेना है, तो इधर मुझे क्या मिलेगा 16m। ठीक है, अगर तो वैसा ही अगर इसको भी देखेंगे 24 अपॉन एक्स प्लस वाई को, तो इधर 24n आ जाएगा। तो यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, इधर 16m बनेगा प्लस 24n बनेगा इज इक्वल्स टू 6 बनेगा। ठीक है, 16m प्लस 24n इज इक्वल्स टू 6, लेकिन इसको हम लोग ने मॉडिफाई किया इसको, लेकिन ये रिड्यूस हो सकता है ना, 16 24 और 6 जो है वो 2 से रिड्यूस हो सकता है, जैसे कि 2 8 आर 16, 2 3 सा 6 होगा, और 2 1 सा 2 12 सा 24 आएगा। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख लूँ इधर 2 8 आर 16, 2 12 सा 24 और 2 3 सा 6, इसको मैं देने वाला हूँ इक्वेशन 3, और यहाँ पे लिखूंगा डिवाइडिंग बाय 2। समझ में आया? तो ये इक्वेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है पहला वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैंने क्या किया हुआ मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद मतलब 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह पे m ले लिया, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पे n ले लिया, तो ऐड करने के मतलब वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा ये वाला, और रिड्यूस्ड किया मैंने बाद में। ठीक है, अभी सेकेंड कंडीशन को हम लोग देखेंगे, 36 है इधर और x माइनस वाई बोला है तो इधर m आएगा, और 48 जो है x प्लस वाई की जगह पे उधर n आएगा इज इक्वल्स टू 13 आएगा। ठीक है, अभी ये इक्वेशन को देखें तो 36 48 और 13 कोई भी टेबल से नहीं जाता, कोई भी टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम लोग वैसे का वैसा ही रखेंगे, 4 आएगा। आपके टेक्स्ट बुक में अगर देखेंगे तो पेज नंबर 24 पे उसका डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है m इज इक्वल्स टू 1/4 एंड n इज इक्वल्स टू 1/2, लेकिन मैं यहाँ पे पूरा उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 हम लोग को मिला, कोई भी इसका कोएफिशिएंट जो है ना वो सेम नहीं है, ना 8 और 36 सेम है, ना 12 और 48 यहाँ पे सेम दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 12 के टेबल में 48 आता है, तो अगर आता होगा तो इसको हम लोग वो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग को पता है कि 12 4 और 48 आता है ना इधर, तो पूरे इक्वेशन 3 को मैं 48 से पूरे इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 12 4 और 48 आ जाएगा अंदर की तरफ। ठीक है,
तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, तो देयरफॉर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 4, तो इधर क्या आएगा 4 8m प्लस 12n इज इक्वल्स टू 3। ये पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 8 आर 32 आएगा, और 12 4 आर 48 n आ जाएगा, और 3 4 आर 12, ये होगा इक्वेशन 5। अगर इक्वेशन 4 और 5 को हम लोग यहाँ पे देखें तो 48 48 सेम हो गया, और दोनों को भी प्लस साइन है, तो प्लस साइन मतलब दोनों भी सेम साइंस है, तो सेम साइंस के लिए हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो इधर मुझे यहाँ पे वही करना पड़ेगा, देयरफॉर यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 एंड 5, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 एंड 5, तो इधर आएगा 36m प्लस 48n इज इक्वल्स टू 13 माइनस 32m प्लस 48n इज इक्वल्स टू 12 आएगा। तो ये हमारा ऐसा इक्वेशन कुछ इधर बन रहा है, ठीक है। इक्वेशन बनने के बाद हम लोग को साइन चेंजेस करना है ना पहले, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस होगा, और ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अभी 13 माइनस 12 अगर हम लोग करें, 13 माइनस 12 करेंगे तो इधर 1 आएगा, 48 माइनस 48 जीरो आ जाएगा, 36 माइनस अगर 32 करेंगे तो इधर मुझे 4m मिलेगा, 4m, ठीक है। तो 4m इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अगर हम लोग इधर m का वैल्यू देखें तो m विल बी इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा। तो आप अगर चेक कर सकते हो कि पेज नंबर 24 पे टेक्स्ट बुक के आपको m का वैल्यू 1/4 ही दिया हुआ है, और उसको अगर सब्सटीट्यूट करें, सब्सटीट्यूटिंग m इज इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन, छोटा इक्वेशन जो भी होगा उसमें डालते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे इधर थर्ड इक्वेशन ही छोटा है अभी फिलहाल, तो 8m प्लस 12n इज इक्वल्स टू 3, तो वही लिखूंगा मैं इधर 8m प्लस 12n इज इक्वल्स टू 3। तो 8m m की जगह पे 1/4 प्लस 12n इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो अभी रिड्यूस करेंगे, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, तो 2 प्लस 12n इज इक्वल्स टू 3, 12n इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2, 12n इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर n विल बी इक्वल्स टू 1/12। तो हम लोग को m का वैल्यू मिल गया इधर 1/4, और यहाँ पे n का वैल्यू भी मिल गया, लेकिन हम लोग को ये वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला था। हम लोग का जो क्वेश्चन है वो x और y के फॉर्मेट में है, तो ये m और n तो हम लोग ने सिर्फ सब्सटीट्यूट करके लिया था, मतलब हम लोग ने सिर्फ अज्यूम किया था, तो हम लोग को रीसब्स्टिट्यूट इधर करना पड़ेगा, और m और n की जगह पे हम लोग को वापस से वो जो भी था वो डालना पड़ेगा। जैसे कि m का वैल्यू हम लोग को क्या मिला, m का क्या अज्यूम किया था हम लोग ने किसके लिए, तो देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर रीसब्स्टिट्यूटिंग, थोड़ा लेंदी होता है ना ये सब, तो देयरफॉर रीसब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल्स टू, m को हम लोग ने लिया था इधर x माइनस वाई लिया था, ठीक है, एंड n इज इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई आएगा। तो देयरफॉर m की जगह पे m का वैल्यू तो हम लोग को पता है 1/4 था, इज इक्वल्स टू 1/x माइनस वाई। देखो इसकी जगह पे मैंने सब्सटीट्यूट किया, 1/4 इज इक्वल्स टू 1/x माइनस वाई, और इधर 1/12 इज इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई आएगा। अगर दोनों को साइड बाय साइड अगर सॉल्व करूँ क्रॉस मल्टीप्लाई लेकर, तो ये x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 होगा, और इधर क्या आएगा x प्लस वाई आएगा ना, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। इक्वेशन ऊपर 5 लास्ट था, तो ये 6 होगा, और इसको हम लोग 7 दे देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अभी आगे और सॉल्व करना है, एक बार हम लोग को वापस एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, ऑपोजिट साइन से, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ऐड, तो देयरफॉर एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7, तो इधर आएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, तो माइनस वाई और प्लस वाई कट, इधर आएगा 2x, 12 प्लस 4 करेंगे तो 16 आएगा, तो x विल बी इक्वल्स टू 16/2, तो 2 1 सा 2, 2 8 सर 16, तो x का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिला, 8 मिला, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू 8 मिला है तो मैं यहीं पे रिसब्स्टिट्यूट नहीं, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में डाल दो, जैसे कि यहाँ पे मैं 6 इक्वेशन में डाल देता हूँ, जो कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, x का वैल्यू 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, 8 वहीं पे रख रहा हूँ, अभी माइनस वाई को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो अगर माइनस वाई को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई,
और 4 इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा -y -4, तो ये होगा -4, तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 8 - 4 करेंगे तो 4 आएगा। समझ में आया? तो x का वैल्यू हम लोग को 8 आया है और y का वैल्यू 4 आया है। तो हम लोग पता है हम लोग को कि x को हम लोग ने क्या अज्यूम किया था, स्पीड ऑफ द बोट अज्यूम किया था ना इन स्टिल वाटर। तो इधर हम लोग मुझे लिखना पड़ेगा देयरफॉर स्पीड ऑफ द बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर, वाटर करंट या वाटर भी लिख सकते हो, इज कितना था y 4 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, जो कि हम लोग को दोनों एक्स और वाई जो स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द वाटर फाइंड आउट करने के लिए बोला था, वो हम लोग ने यहाँ पे फाइनली फाइंड आउट कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक जो लेंदी था वो किसकी वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में x माइनस वाई और x प्लस वाई का फॉर्म आया था ना, इसके लिए ये पूरा जो था, देखो ये x माइनस वाई और x प्लस वाई डायरेक्टली तो ये कोई मेथड ही नहीं है उसको सॉल्व करने के लिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करे और इसको सॉल्व करे। हम लोग को ये लेट करके अज्यूम करके ही करना था, जिसको हम लोग ने इधर m ले लिया और यहाँ पे n ले लिया था। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। पूरा सब्ट्रैक्शन यहाँ पे करने के बाद वापस m और n को रिसब्स्टिट्यूट करने के बाद लास्ट में एडिशन हुआ था, और एडिंग करने के बाद सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग को वैल्यू मिला। तो स्पीड ऑफ द बोट 8 किलोमीटर पर आवर हो गया एंड स्पीड ऑफ द वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये पेज नंबर 24 पे अपना सम खत्म हो गया। अभी सेकंड उसका बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल 4, उसको हम लोग यहाँ पे अभी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फोर्थ क्वेश्चन के साथ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि पेज नंबर 24 पे दिया हुआ है। पहले मैं उसको रीड कर लेता हूँ। अ सर्टन अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सर्टन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बच्चे को ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, एक बच्चे को कम अमाउंट मिलेगा, ऐसा नहीं। जितने स्टूडेंट्स होंगे सारे स्टूडेंट्स को इक्वल इक्वल अमाउंट मिलना चाहिए। और आगे हम लोग को ऐसा दिया है कि ईच वुड गेट ₹2 लेस इफ 10 स्टूडेंट्स वर मोर एंड ईच वुड गेट ₹6 मोर इफ 15 स्टूडेंट्स वर लेस। तो ये थोड़ा जो स्टेटमेंट है ना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी है, समझ लो। ईच वुड गेट ₹2 लेस, हर एक स्टूडेंट को ₹2 कम मिलेगा। कब ₹2 कम मिलेगा? जब 10 स्टूडेंट्स वर मोर, जब 10 स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो उसमें ₹2 कम मिलेगा। एंड ईच वुड गेट 6 मोर, और हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को ₹6 ज़्यादा मिलेगा। कब ₹6 ज़्यादा मिलेगा? जब 15 स्टूडेंट्स कम होंगे तभी। और ये तो सिंपल है ना, अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो हर एक को, मतलब जितना जिसको पैसा मिलना है स्टूडेंट्स को इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, सबको कम पैसा मिलेगा, बराबर। और अगर स्टूडेंट्स बहुत कम है तो क्या होगा, हर एक स्टूडेंट्स को, हर एक बच्चे को जो प्राइज अमाउंट मिलने वाला है, अमाउंट मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। ये तो सिंपल ही है, लॉजिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल से फिर बता देता हूँ कि कैसा है। सपोज तो यहाँ पे अगर ₹1000 है जो कि मुझे अगर दो लोगों में डिवाइड करना है तो क्या होगा, ₹1000 अगर मुझे 2 स्टूडेंट्स को बांटना है तो हर एक को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना इधर। तो इधर क्या होगा, 2 1 2, 2 5 10 और 0 0, मतलब इसका आंसर मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 500। ईच स्टूडेंट को या पर स्टूडेंट को मुझे यहाँ पे ₹500 देना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, अगर 20 स्टूडेंट्स होंगे तो क्या होगा, ये 0 0 कट होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 और 0, तो हर एक को कितना मिलेगा, 50 रुपीज़ मिलेगा। मतलब 2 बच्चे थे तो भी 500 मिल रहा था हर एक बच्चे को। और अगर स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, मतलब 2 से 20 हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर ना, इसका जो काउंट है वो 500 से कम होके 50 रुपीज़ बचेगा। अभी इसी में 20 में और अगर कम करूंगा, मतलब 1000 रुपीज़ 10 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये क्या होगा, हर एक को कितना मिलेगा, इधर 50 मिल रहा था, इधर 100 मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना उनको कम पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में वही दिया है, अगर 10 स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे तो सबको ₹2 कम मिलेगा, जो अमाउंट मिलना है उसमें ₹2 कम मिलेगा। और आगे कंडीशन ऐसा दिया है कि अगर 15 स्टूडेंट्स अगर कम होंगे तो सबको 6 ज़्यादा मिलेगा, ऐसा दिया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक एक करके फॉर्म करते हैं और समझ लेते हैं कि यहाँ पे दिया क्या है। इसका लास्ट क्वेश्चन का पार्ट रीड करना बाकी है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट मतलब हम लोग अभी ये भी नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स है
और हर एक को कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं पता ना, तो हम लोग को वो x और y लेना है। तो इधर सोल्यूशन मुझे लिखना पड़ेगा, सोल्यूशन। और सोल्यूशन में सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, लेट लेना है। किसका क्या क्या लेट लेना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने नहीं पता, तो इधर आएगा लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x, ठीक है, एंड अमाउंट गिवन, amount given to each student, amount given to each student be रुपी y, ठीक है। x स्टूडेंट्स है और यहाँ पे y अमाउंट है जो हर एक बच्चे को मिलेगा। अभी अगर टोटल अमाउंट मुझे निकालना है, अगर टोटल अमाउंट, तो इधर पे वो भी लिख लेता हूँ। तो देयरफॉर टोटल अमाउंट मुझे पता करना है, तो क्या होगा टोटल अमाउंट। ये बहुत सी सिंपल सी बात है कि टोटल अमाउंट मतलब अगर मेरे पास समझ लो, एग्जांपल ही बता देता हूँ, 10 स्टूडेंट्स है और हर एक को मैं इधर 10 रुपीज़ दे रहा हूँ। 10 बच्चे हैं एक्स और हर एक को कितना दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 10 रुपीज़। अगर 10 बच्चों का 10 रुपीज़ अगर मैं काउंट करूँ तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितना होगा, 100 रुपीज़ टोटल अमाउंट होगा। मैंने क्या किया यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 किया, मतलब 10 क्या था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे दूसरा 10 क्या था, ये हर एक बच्चे को 10-10 रुपये। तो एक्स एंड एक्स इंटू वाई, यहाँ पे 10 इंटू 10 कितना आएगा 100, और x इंटू वाई करेंगे तो कितना आएगा एक्स वाई आएगा। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट अगर मुझे लिखना है इस केस में, अगर टोटल अमाउंट लिखूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, लिखना पड़ेगा इधर x इंटू वाई, तो यहाँ पे आएगा एक्स वाई आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन का फॉर्म लिख लेता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो ये लिखना, ये जो पार्ट है ना टोटल अमाउंट को लिखना वो इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को लिखना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टोटल अमाउंट में x इंटू वाई क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उनको अगर हर एक बच्चे को जो भी अमाउंट मिल रहा है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को x इंटू वाई मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग को ऐसा बोला है कि इच वुड गेट ₹2 लेस इफ 10 स्टूडेंट्स वर मोर। अगर 10 बच्चे ज़्यादा होंगे यहाँ पे तो हर एक को क्या मिलेगा, इधर 2 रुपया कम मिलेगा। तो x जो यहाँ पे दिया हुआ है ना x, उसमें 10 ऐड करना पड़ेगा। x तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, लेकिन उसमें अगर 10 स्टूडेंट्स ऐड हो गए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। तो हर एक को जो रुपीज़ मिलना है वो कितना कम मिलेगा, 2 रुपया कम कम मिलेगा, इसलिए माइनस लिखा। और ये मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट्स में क्यों डाला मैंने इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि x इंटू वाई है टोटल अमाउंट, दोनों का अगर मिलाऊंगा मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे x इंटू वाई अमाउंट ही मिलेगा। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल लिया था 10 स्टूडेंट्स अगर होंगे, उसमें मैंने 10 स्टूडेंट्स बढ़ा दिए तो हर एक को 10 रुपीज़ मिलने वाला, तो उसको उसमें क्या मिलेगा, 2-2 रुपये कम मिलेगा। तो ये अमाउंट जो भी होगा वो हम लोग को कितना आना चाहिए टोटल लास्ट में 100। ये एग्जाम्पल लिया था तो टोटल यहाँ पे प्रॉपर नहीं आएगा, लेकिन 100 तक तो इसका आना चाहिए आंसर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हम लोग को यहाँ पे टोटल अमाउंट मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को x इंटू वाई करना पड़ा या इस केस में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहला ब्रैकेट जो भी है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे और फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ना। तो x प्लस 10 है, इसका मतलब कैसे आएगा, x अकेला लिखेंगे, फिर y माइनस 2 आएगा, फिर इधर प्लस 10 आएगा, y माइनस 2, और इधर x इंटू वाई आएगा। तो यहाँ पे x जो बाहर है वो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स वाई, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 2 2x, 10 इंटू वाई 10y, प्लस माइनस माइनस 10 2 20, और इधर आएगा एक्स वाई। समझ में आया। तो ये इधर का एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई कट हो जाएगा, बचेगा क्या, -2x प्लस 10y इज इक्वल्स टू, ये -20 जब वहाँ पे डालूंगा तो +20 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या किया मैंने, कि बहुत ही बेसिक है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने सॉल्व नहीं किया है। सेम टू सेम जैसा नॉर्मल हम लोग करते हुए आए हैं वैसा ही हम लोग ने सॉल्व किया। अभी इधर 2 है, 10 है, 20 है, जो कि रिड्यूस हो रहा है, 2 के टेबल से रिड्यूस होगा। तो इधर 2 के टेबल से अगर डिवाइड करूँ तो 2 1 सा 2 मतलब माइनस, 2 5 सा 10 मतलब 5, और 2 10 सा 20, ये होगा हमारा इक्वेशन 1। इधर मुझे लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2। अब ये तो स्टेप एकदम डीपली समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट में तो सबको पता होगा कि ये रिड्यूस फॉर्म में, और ये तो लिखा हुआ है ही मैंने डिवाइडिंग बाय 2, तो ये इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा। अभी मुझे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अभी सेकंड कंडीशन में हम लोगों को बोला क्या है, ईच वुड गेट 6 मोर, हर एक बच्चे को 6 रुपीज़ ज़्यादा मिलेगा।
हर एक बच्चा, तो इधर हम लोग को एक्स एक्स में क्या करना पड़ेगा ज़्यादा ना, तो लेकिन नहीं एक्स ज़्यादा नहीं, 15 स्टूडेंट्स अगर कम होंगे तब हम लोग को 6 रुपीज़ ज़्यादा मिलेगा। तो इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एक्स, उसमें हम लोगों को 15 स्टूडेंट्स कम करना है, तो इधर माइनस आएगा एक्स माइनस 15। और y के केस में 6 रुपीज़ ज़्यादा आएगा ना, 6 रुपीज़ ज़्यादा, तो y प्लस 6, और दोनों को मिला के इधर टोटल x इंटू वाई हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम जैसा हम लोग ने इधर किया, पहले x को कट करेंगे, y प्लस 6 लिखेंगे, फिर माइनस 15, y प्लस 6 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू एक्स वाई आएगा। ठीक है, अभी x इंटू वाई एक्स वाई, प्लस 6 इंटू एक्स 6x, माइनस 15 इंटू वाई, और माइनस प्लस करेंगे तो माइनस आएगा 15, 6 आर अगर हम लोग यहाँ पे करें तो 15 6 आर 90 आता है, और इज इक्वल्स टू एक्स वाई। तो इधर वाला एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई जो है वो कट हो जाएगा। अगर दोनों भी एक्स वाई कट हो गए तो बचेगा क्या इधर, 6x माइनस 15y इज इक्वल्स टू माइनस 90, वहाँ पे जाने के बाद इधर मुझे 90 मिलेगा, सॉरी इक्वल्स टू 90 मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे भी 6, 15 और 90 जो है वो 3 के टेबल से रिड्यूस होता है, 3 से रिड्यूस करेंगे तो 3 2 सार 6 आएगा, 3 5 सार 15, और 3 3 सार 9 और 0, ये होगा हमारा इक्वेशन 2। इसको हम लोग ने किससे डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाय 3 किया, डिवाइडिंग बाय 3। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को देखो यहाँ पे अगर तुम लोग को x के कोऑर्डिनेट को सेम करना है, x के इसको, तो उसको भी सेम कर सकते हो, या तो y के वेरिएबल को, y का कोएफिशिएंट अगर सेम करना है तो उसको भी हम लोग सेम कर सकते हैं, लेकिन y का पहले से ही सेम है, इधर भी प्लस 5 है, इधर माइनस 5 है, तो कुछ एक्स्ट्रा हमारा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ऑपोजिट साइन से तो हम लोग को डायरेक्ट क्या करना है, एडिंग करना है। तो इधर आएगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब हम लोग ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो पहला इक्वेशन ऐसा है कि माइनस एक्स प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10 है, फिर प्लस 2x माइनस है, 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 30 आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी इधर प्लस y प्लस 5y माइनस 5y कैंसिल हो जाएगा, और 10 प्लस 30 करेंगे तो 40 आएगा, माइनस एक्स प्लस 2x, एक्स आ जाएगा, तो x का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिला, 40 मिला। अभी इसी x की वैल्यू को मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, तो देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा ये था कि माइनस एक्स प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10, माइनस 40 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10 हो गया। अभी यहाँ पे 5y दिया है इज इक्वल्स टू 10, माइनस की जगह पे इधर 40 प्लस 40 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 5y इज इक्वल्स टू 50 हो गया, और उसके बाद y इज इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाई 5, 5 10 सर, तो ये y का वैल्यू मुझे यहाँ पे 10 मिला। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे पता चल गया x क्या था हमारा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे ना x, तो इधर मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ, तो क्या आएगा, तो देयरफॉर हम लोग को यहाँ पे पता चल गया ना, तो x क्या था हमारा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, और ईच स्टूडेंट्स, और अमाउंट कितना मिलने वाला था उनको, y मतलब हर एक को 10 रुपीज़ जो मिलने वाला था प्रॉपर। लेकिन यहाँ पे हम लोग को लास्ट में क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द नंबर अमाउंट डिसबर्स ना, तो उसे वही फाइंड आउट करने के लिए बोला था। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, x था ना, हम लोग ने x लिया था, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज 40, 40 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, लेकिन हम लोग को अभी अमाउंट निकालना है, तो टोटल अमाउंट हम लोग ने ऊपर लिखा है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट मतलब क्या था हमारा, x इंटू वाई, हम लोग को वही फाइंड आउट करने के लिए बोला ना, एंड द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जो भी अमाउंट था वो हम लोग को वो टोटल बताना पड़ेगा। तो इधर x है, तो x 40 था, और y कितना हम लोग का था 10, तो अगर 40 इंटू 10 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे कितना मिलेगा, 400 रुपीज़ मिलेगा। तो टोटल अमाउंट जो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो था 400 रुपीज़। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग को बताना पड़ेगा ना वो भी, द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड वॉज रुपीज़ 400। अभी ये एग्जाम्पल जो हम लोग को, एग्जाम्पल मतलब जो आंसर्स आया ना उसको हम लोग देख सकते हैं, और हम लोग को जो कंडीशंस दिया है ना उसको एक बार फॉलो करके चेक करके देखते हैं कि राइट है या रॉन्ग आया। ठीक है, तो अगर टोटल स्टूडेंट हमारे पास 40 है, और हर एक को कितना रुपीज़ देना चाहिए था, 10 रुपीज़ मिलने वाला था, लेकिन अगर वो उसमें 10 स्टूडेंट्स बढ़ गए, किसमें 40 में अगर हमारे 10 स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 50। ठीक है, अगर 50 स्टूडेंट्स में
अगर मैं डिवाइड करूँ कितना 400, तो 400 अगर मैं 50 स्टूडेंट्स में डिवाइड करूँ तो क्या होगा, देखो 0 0 कट होगा, 5 1 सर 5, 5 8 सर 40। तो हर एक को जो मिलेगा अमाउंट वो कितना मिलेगा, 8 रुपीज़। और हम लोग को वही दिया था ना कि ईच वुड गेट 2 लेस, तो 10 रुपये जो हम लोग को मिलने वाला था हर एक बच्चे को, उसमें 2 रुपये कम मिलेगा, 8। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन को देखते हैं, अगर हम लोग को यहाँ पे दिया कि 15 स्टूडेंट्स वर लेस, तो 40 स्टूडेंट्स में से अगर 15 स्टूडेंट्स लेस होंगे तो इधर हम टोटल स्टूडेंट्स कितने बचे, 25, और हमारा अमाउंट कितना था 400, तो 425 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो 5 5 सा 25, 5 8 सा 40 और 0, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, 6 7 8 3 0, 5 6 सा 30। तो यहाँ पे हर एक को कितना मिलेगा, 16 रुपीज़ मिलेगा। मतलब 10 रुपये तो उसको मिलना था, उसमें कितना ज़्यादा मिलेगा, 6 रुपीज़ मोर। तो हम लोग वही दिया था ना, ईच वुड गेट 6 मोर इफ 15 स्टूडेंट्स वर लेस। अगर 40 स्टूडेंट्स में से 15 स्टूडेंट्स अगर कम होंगे तो हर एक को 10 रुपये में 6 रुपये ज़्यादा मिलेगा। और इधर 10 स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा होंगे तो हर एक को 10 रुपये में 8 रुपये, मतलब 2 रुपये कम मिलेगा, जो कि 8 रुपीज़ मिलेगा। मतलब हम लोग का ये जो आंसर्स आया है वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशंस को हमारे। इसका मतलब जो आंसर्स आए हैं वो राइट है। ठीक है, तो ये हमारा पेज नंबर 24 का सॉल्व एग्जाम्पल था, और बहुत ही मतलब ईजी है। सिर्फ अब हम लोगों को ना फ्रेम करने आना चाहिए क्वेश्चंस को, इक्वेशंस को। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल देखा हम लोग ने। अभी लास्ट एग्जाम्पल जो बाकी है उस वो पेज नंबर 25 पे दिया है, एग्जाम्पल नंबर 5। तो चलिए फिर अभी उसको ही हम लोग स्टार्ट कर देते। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि पेज नंबर 25 पे दिया हुआ है। तो उसका पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। अ 3-digit number is equal to 17 times the sum of its digit. If the digits are reversed, the new number is 198 more than the old number. Also, the sum of the extreme digits is less than the middle digit by unity. Find the original number. तो हम लोग को यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो दिया है वो नंबर्स और डिजिट्स के बारे में दिया है। तो 3-digit नंबर मतलब यहाँ पे क्या होगा, यूनिट्स होगा, टेंस होगा और 100 होगा। अगर 2-digit नंबर बोलते तो सिर्फ क्या आ जाता, टेंस और यूनिट्स आता, लेकिन 3-digit बोला है तो 100 का प्लेस भी यहाँ पे आने वाला है। 100 टेंस यूनिट या यूनिट टेंस 100 जैसे हम लोग बोल सकते हैं। तो 3-digit नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। द सम ऑफ द डिजिट्स मतलब यहाँ पे जो भी डिजिट्स होंगे उनको ऐड करने के बाद हम लोग का उसका जो आंसर है ना वो 17 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट्स ऐसा बोला है, 3-digit नंबर। तो वो हम लोग देखेंगे आगे कैसा आता है, क्या आएगा वो हम लोग समझ लेंगे। और आगे हम लोग को ऐसा दिया है कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर। तो जब उन डिजिट्स को जब हम रिवर्स करेंगे, जब उनका पोजीशन चेंज करेंगे, तो सपोज मैं यहाँ पे हंड्रेड्स के प्लेस पे एक्स ले लेता हूँ और यूनिट्स के प्लेस पे वाई ले लेता हूँ। जैसे आपको टेक्स्ट बुक में दिया वैसा ही मैं यहाँ पे लिया है। और अगर आपको यूनिट्स के प्लेस पे एक्स लेना है, टेंस के हंड्रेड्स के प्लेस पे वाई लेना है, तो आप वैसा ले सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये एक्स और वाई, ये बीच वाला एक हम लोग को फॉर्म करना है, वो आगे आएगा, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे फॉर्म करेंगे। तो ये 3-digit नंबर हो गया एक्स। जैसे कि अगर इसके प्लेस पे अगर हम लोग 5 2 और 3 ऐसा कोई रैंडम नंबर ले, तो ये 500 प्लेस पे, 2 टेंस के प्लेस पे और 3 यूनिट्स प्लेस पे हो गया। तो ये 3 डिजिट्स हो गए, 5 डिजिट है, 2 डिजिट है और 3 डिजिट है। और तीनों एक ही साथ में अगर हम बोलेंगे तो 3-digit नंबर हो गया, जो कि 523। तो हम लोग को पहला कंडीशन में ऐसा ही बोला कि जो 3-digit नंबर जो बना है 523, जो नंबर बना है 523 इज इक्वल्स टू क्या बोला है, 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। सम ऑफ द डिजिट्स मतलब इन तीनों का डिजिट्स का सम, 5 + 2 + 3। तो ऐसा कंडीशन हम लोग को कुछ यहाँ पे फॉर्म करना है। ये तो नंबर था, हम लोग को एक्स और वाई के फॉर्मेट में इधर दिया हुआ है। ठीक है, तो और आगे दिया है ऑल्सो द सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट इज लेस देन द मिडल डिजिट बाय यूनिटी, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ये जो भी हम लोग को दिया हुआ है उसको हम लोग जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वैसे ही देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे मुझे बताना पड़ेगा कि हंड्रेड्स के प्लेस पे एक्स है और यूनिट्स के प्लेस पे वाई है। इधर मैं लिख लेता हूँ, लेट द डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस, let the digit in hundreds place be x, and that in units place, and that in unit place be y। तो हम लोग को कुछ ऐसा ही मिलेगा ना। तो इधर h होगा,
इधर टेंस होगा और यूनिट होगा, यूनिट, टेंस और 100। इधर x हो जाएगा, इधर y हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हम लोग का जो नीचे वाला जो कंडीशन है, द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट इज लेस देन द मिडल डिजिट बाय यूनिटी। सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट मतलब कौन से एक्सट्रीम, मतलब ये बाहर के, ये और ये, ठीक है। तो ये कैसा आएगा एक्सट्रीम डिजिट, मतलब x प्लस वाई इज मतलब हम लोग को ऐसा दिया, इज लेस देन द मिडल डिजिट, लेस देन द मिडल डिजिट। तो यहाँ पे मिडल डिजिट को मैं इधर ऐसा लिख लेता हूँ, मिडल डिजिट लेस बोला है ना, किसमें, किससे कम, कितना कम है, बाय यूनिटी। यूनिटी मतलब 1 नंबर से कम है। तो जो भी एक्सट्रीम डिजिट्स मतलब x और y, हंड्रेड्स और टेंस, हंड्रेड्स और यूनिट्स प्लेस के डिजिट्स जो है उनको ऐड करूंगा, तो वो क्या होगा, मिडल डिजिट में एक माइनस हो जाएगा। मतलब मिडल डिजिट में जब मैं 1 माइनस करूंगा, यूनिटी मतलब 1 माइनस 1 अगर मैं माइनस करूँ, तब मुझे ये दोनों डिजिट्स का एडिशन मिलता है, ऐसा दिया। तो अगर इसको मैं अरेंज करूँ तो x प्लस वाई इधर ही रहेगा और -1 इनके साथ आने के बाद क्या होगा, +1। तो ये किसका वैल्यू हम लोग को मिलेगा, ये मिडल डिजिट का वैल्यू। तो यहाँ पे मिडल डिजिट क्या है, टेंस है ना, तो इसकी जगह पे मैं, इसलिए मैं हम लोग को टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है कि x प्लस वाई और +1 दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये डिजिट्स हो गया, ये x है, डिजिट है, x प्लस वाई प्लस 1 डिजिट है, y क्या है, डिजिट है। अभी अगर नंबर बताना है मुझे 3 डिजिट नंबर, तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा ना। तो इधर कैसे आएगा देखो, देयरफॉर द 3 डिजिट नंबर, देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, द 3 डिजिट नंबर। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, इधर 5 लिया था, इधर 2 लिया था, इधर 3 लिया था। तो 5 है, 523 हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो 500 मत क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि 100 के प्लेस पे जब एक्सपांडेड फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे तो 500 होगा ना। ये 2 टेंस के प्लेस पे 23, मतलब टेंस के प्लेस में, इसलिए 10 इंटू 2 करना पड़ेगा, और ये 3। जब ऐसा करेंगे तभी हम लोग को इधर 523 मिलता है। तो यहाँ पे भी जब 100 के प्लेस पे x है, वो 100x हो जाएगा, बराबर। प्लस ये टेंस के प्लेस पे x प्लस वाई प्लस 1 है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस 1। और लास्ट में यूनिटी, मतलब जो यूनिट्स प्लेस पे है वो सिर्फ अकेला रहेगा, उसको कोई नंबर 10 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इधर आएगा 100x प्लस 10 इंटू एक्स 10x प्लस 10 इंटू वाई 10y प्लस 10 प्लस वाई, ठीक है। तो 100x प्लस 10 करूँगा तो 110x प्लस 10y प्लस 1y करूँगा तो 11y आ जाएगा, और इधर आएगा प्लस 10, ठीक है। तो ये हमारा नंबर हो गया, ये 3 डिजिट नंबर है। जैसे कि यहाँ पे 523 था, ये वैसा 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो आगे हम लोग को ऐसा भी बोला है कि सम ऑफ द डिजिट्स करके, तो देखो मैं यहाँ पे उसको भी लिख लेता हूँ, सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स। सम ऑफ द डिजिट्स मतलब 5 प्लस 2 प्लस 3, ये डिजिट्स का ही एडिशन, मतलब यहाँ पे 5 प्लस 2 प्लस 3 हो गया होता अगर डिजिट्स का ऐड करते। तो ये तो मैंने सिर्फ वो समझाने के लिए बताया था। तो यहाँ पे डिजिट क्या है, एक x है, दूसरा डिजिट क्या है यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 1 है, और लास्ट तीसरा डिजिट क्या है, y है। तो x प्लस एक्स 2x होगा, y प्लस वाई 2y होगा, और ये इधर हम लोग को प्लस 1 मिलेगा। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। 2x प्लस 2y इज प्लस 1 हो जाएगा। अभी मैं इधर अगर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिखूँ तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे बना। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, द 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, अभी 3 डिजिट नंबर क्या था हमारा, ये था ना। तो इसको मैं लिख लूँ यहाँ पे 110x प्लस 11y प्लस 10, ये 3 डिजिट नंबर है, इज इक्वल्स टू, क्या बोला है आगे, 17 टाइम्स, मतलब 17 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ द डिजिट्स, ये हमारा सम ऑफ द डिजिट्स है। तो ये कैसे आएगा, 2x प्लस 2y प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को अगर आगे करना है तो इसका सॉल्व ऐसा ही करेंगे कि 110x प्लस 11y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 17 टू सा 34x प्लस 17 टू सा 34y प्लस 17 वन सर 17, लाइक टर्म्स। तो 110 माइनस 34x प्लस 11y माइनस 34y इज इक्वल टू 17 है। तो ये 10 में यहाँ पे लाऊंगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक है तो आपको पता ही होगा। अभी 110 माइनस 34x अगर मुझे करना है, 110 माइनस 34, तो क्या आएगा देखो, 10 माइनस 4 अगर मैं करूँ तो 6 आएगा, 10 माइनस 3 करूँगा तो 7, 76x माइनस 11 माइनस 34y, 4 माइनस 1 3, और 3 माइनस 1 करूँगा तो 2, 23y आएगा, इज इक्वल्स टू 17।
तो ये हमारा 17 माइनस 10 है, 17 माइनस 10 करूँगा तो 7 आएगा ना, ये हमारा 7 है, तो ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया। 76 माइनस 23 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो लेकिन बाद में हम लोग को बोला है ना कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो ये थोड़ा ना इंपॉर्टेंट सम है, क्योंकि सब अलग अलग आधा स्टार्टिंग में दिया है, आधा मिडल में है, आधा एंडिंग में दिया हुआ है, तो उसी से हम लोग को फ्रेम करके ये सॉल्व करना है। तो मिडल में क्या, अभी यहाँ पे क्या बोला कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो इधर मुझे लिखना पड़ेगा इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट्स आर रिवर्स्ड। क्या होगा डिजिट्स रिवर्स होगा तो मतलब हम लोग को अगर 5, 2 और 3 ऐसा है, तो डिजिट्स अगर रिवर्स होंगे तो 3 इधर आएगा, ये 2 वहीं पे रहेगा, 5 इधर आएगा, तो ये रिवर्स हो गया ना उल्टा। ये अगर ऐसा जा रहा है तो ये ऐसे आ रहा है रिवर्स फॉर्म में, 5 to 3 था, 3 to 5 हो गया। तो वैसे ही हम लोग अगर इधर देखें तो जहाँ पे x है 100 की प्लेस पे उधर क्या आना चाहिए, इधर इस प्लेस में इधर y आना चाहिए ऐसे, और इधर x आना चाहिए, और ये मिडल का तो सेम ही रहेगा ना, जैसे इधर इधर 2 सेम था तो वैसा इधर भी सेम ही रहेगा, तो वो हम लोग को लिखना है वैसा। ठीक है, अगर डिजिट को रिवर्स करें, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर, सॉरी ब्लू के इसमें लिखना है, न्यू नंबर क्या हो जाएगा, अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 100 y हो जाएगा ना, पहले y आएगा, 100 y आएगा, प्लस ये बीच में टेंस की प्लेस पे तो वो तो वैसा ही रहेगा, x प्लस वाई प्लस 1, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, और प्लस x आएगा। देख लो यहाँ पे हम लोग ने जो किया था वैसा ही सेम किया है, देखो इधर जो हम लोग ने किया था ना, लेकिन उधर 100x था, लेकिन अभी रिवर्स हो गया तो x की जगह पे y आएगा और y की जगह पे x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से सॉल्व करूँगा तो 100y प्लस 10x प्लस 10y प्लस 10 प्लस x हो जाएगा। इसको अगर प्रॉपरली देखेंगे तो 110y आएगा, प्लस 10x प्लस 1x 11x आएगा, प्लस 10 आ जाएगा, तो ये हमारा न्यू नंबर है। ठीक है, तो आगे कंडीशन भी दिया था ना, अगर डिजिट्स को रिवर्स करेंगे द न्यू नंबर इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर, तो ये अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन हमारा होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, न्यू नंबर, न्यू नंबर क्या हमारा ये है ना, ये वाला न्यू नंबर है। ठीक है, तो न्यू नंबर मतलब क्या, 1110y प्लस 11x प्लस 10, ये न्यू नंबर इज इक्वल्स टू इज 198 मोर, मतलब प्लस 198, किसमें 198 ज़्यादा, देन द ओल्ड नंबर। ओल्ड नंबर हमारा क्या था, 110x प्लस 111y प्लस 10, मतलब ओल्ड नंबर में अगर हम लोग 198 ऐड करेंगे तो हम लोग को जो रिवर्स फॉर्म मिला है ना, वो उसका आंसर हम लोग को ऐसा आएगा। ठीक है, लास्ट में चेक करके बताता हूँ ये कैसा है कंडीशन, लेकिन अभी हम लोग ने जो स्टेटमेंट से फॉर्म किया उसको आप समझ लो। तो यहाँ पे 110y प्लस 11x ब्रैकेट्स ओपन करूँगा प्लस 10, सेम टू सेम आएगा, ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूँ इसलिए। अभी सारे ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाले दो यहाँ पे लेके आऊँगा, तो क्या आएगा देखो, 110y है ना, 110y माइनस 11y प्लस 11x माइनस 110x, और इज इक्वल्स टू ये 10 तो दोनों तरफ है, तो वो वैसे ही कट हो जाएगा दोनों तरफ का 10, तो ये 10 10 कट हो गया, बचेगा क्या, 198 बचा। ठीक है, अभी यहाँ पे x का फॉर्मेट अगर मुझे पहला लिखना है तो वो वैसा लिख लूँगा मैं इसको, 11x, इधर x आएगा, 11x माइनस 110x करूँगा तो माइनस 99x आएगा, और इधर प्लस 99y आएगा, इज इक्वल्स टू 198। अभी 99 से डिवाइड करेंगे तो 99 वन सार हो गया, और इधर 199 टू सार 198 हो गया, तो मुझे ऐसा मिलेगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 198 की जगह पे मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2, क्यों, क्योंकि 198 टू सार सॉरी 99 टू सार 198 आता है। ठीक है ना, चेक करके देखते हैं, सॉरी 99 टू सा बताना है, तो 9 और 9 मल्टीप्लाई बाय 2 सा, 9 टू सा 18, 18 90 198। ठीक है, तो 99 से यहाँ पे पूरे इक्वेशन को डिवाइड किया, तो डिवाइडिंग बाय 2, सॉरी डिवाइडिंग बाय 99, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है लिखने के लिए, डिवाइडिंग बाय 99, तो ये माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 जो है वो हमारा क्या होगा, इक्वेशन 2।
अगर अभी हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को देखेंगे तो x का वेरिएबल भी सेम नहीं है, x वेरिएबल का कोएफिशिएंट भी सेम नहीं है, y वेरिएबल का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, किसी एक इक्वेशन के सेम करने के लिए हम लोग को सेम कोएफिशिएंट लाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे y की जगह पे मैं इधर में 23 लाना चाहता हूँ, तो मुझे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है 23 से। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ देयरफॉर मल्टीप्लाइंग, क्या आएगा, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 23। तो इधर मुझे आएगा 23 आएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 आएगा। तो माइनस 23x प्लस 23y इज इक्वल्स टू 3 2s आर 6 और 2 2s आर 4 होगा, बराबर ना। 23 2s आर 46, ये हमारा इक्वेशन 3। तो अभी हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, और तो इधर प्लस है 23 और उधर माइनस है, तो ऐड होगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था, 76x ना, 76x माइनस 23y इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 23x प्लस 23y इज इक्वल्स टू 46। तो ये दोनों माइनस 23 प्लस 23 कट हो गया। 7 प्लस 46 अगर करेंगे तो इधर क्या आएगा, देखो 7 प्लस 46 अगर करना है तो 46 के आगे हम लोग को करना पड़ेगा 6 13 53 आएगा, इधर 53। और यहाँ पे 76 माइनस 23 अगर हम लोग यहाँ पे निकाले 76 माइनस 23, उसका आंसर भी कितना आएगा, 53 ही आता है ना, 53x आएगा। तो 53x इज इक्वल्स टू 53, x विल बी इक्वल्स टू 53 डिवाइड बाय 53। जो तो यहाँ पे x का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 1 आएगा। और तो x का वैल्यू जो 1 है वो मुझे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, और साइड में ही कर लेता हूँ मैं। तो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन जो 2 वाला था वो छोटा था ना, तो क्या था वो इक्वेशन हमारा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 है। तो माइनस 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 होगा। तो y इज इक्वल्स टू 2, माइनस 1 वहाँ पे आने के बाद प्लस 1 होगा, तो y विल बी इक्वल्स टू 3। तो y का वैल्यू हम लोग को 3 मिला और x का वैल्यू हम लोग को कितना मिला, 1। ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल नंबर या ओल्ड नंबर हमारा क्या था, x जो था वो यूनिट प्लेस में था, और y जो था, नहीं सॉरी, x जो हमारा था वो कहाँ पे था, x हमारा 100 प्लेस पे था। ठीक है, तो वो 100 के प्लेस में 1 डिजिट आएगा। तो देखते हैं कैसे आएगा। देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर या ओल्ड नंबर बोल सकते हैं इसको, देयरफॉर द नंबर विल बी इक्वल्स टू, क्या था, x 100x प्लस बीच में क्या था हमारा, या उसको डायरेक्ट अगर लिखना है तो हम लोग को डायरेक्ट भी हम लोग को पता है कि क्या था। ठीक है, देखो बताता हूँ मैं यहाँ पे, इधर ओरिजिनल नंबर लिखो या न्यू ओल्ड नंबर लिखो तो भी चलेगा। तो ये हमारा 3 डिजिट नंबर है, जो इसमें हम लोग को सब्सटीट्यूट करना है x और y का वैल्यू, क्योंकि यही ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, 110x प्लस 11y प्लस 10। तो इधर क्या आएगा, 110x प्लस 11y प्लस 10। ठीक है, तो 110 इंटू एक्स की जगह पे 1 है, प्लस ये अलग होगा, 11 इंटू वाई की जगह पे 3 होगा और प्लस 10 आएगा। 110 प्लस 33 प्लस 10 होगा। तो अगर सबको अगर मैं ऐड करूँ, 110 33 और 10, 3 आएगा, 5 आएगा, 153 आंसर मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो ओरिजिनल नंबर या नंबर कौन सा है हमारा, 153, जिसमें से 1 जो है वो डिजिट है, 5 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, तीनों भी क्या है, सिंगल डिजिट्स है, और डिजिट्स को मिलाकर ये 3 डिजिट नंबर हो गया, जो कि 153 है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि नंबर अलग है और डिजिट्स अलग होता है। तो 153 जो है वो डिजिट है, और जो दूसरा है वो क्या था, नंबर होता है। अभी हम लोग को ये कुछ कंडीशन ऐसा दिया था ना, इफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अभी तो ऐसा है 153 ये 100 टेंस और यूनिट, अगर ये डिजिट्स को मैं रिवर्स कर दूं, तो इधर 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 1 होगा। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 351, जो सेकंड कंडीशन में हम लोगों ने यूज़ किया था। देखो यहाँ पे हम लोग ने यूज़ किया था ना, डिजिट्स आर रिवर्स, ये वाला फॉर्म 110x प्लस 11x प्लस 10, ये वाला न्यू नंबर हम लोग ने फॉर्म किया था जब डिजिट्स को रिवर्स किया था। उसमें हम लोग को कंडीशन में बोला क्या था
कि नया नंबर जो बनेगा वो ओल्ड नंबर में 198 को ऐड करेंगे तब हम लोग को ये न्यू नंबर मिलता है ना। तो अभी हम लोग चेक करते हैं, इधर जो हम लोग को यहाँ पे आंसर आया ना उसी को चेक करते हैं। जो न्यू नंबर है 351, तो किसमें 198 हम लोग को ऐड करने के लिए बोला था? ओल्ड नंबर में। तो ओल्ड नंबर क्या है हमारा? 153। तो देखो ऐड करके 351 आता है क्या? 198 और 153, 8 प्लस 3 करेंगे तो वो 11 आएगा, 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15, तो 351 देखो आ रहा है 351। तो मतलब हम लोग का जो आंसर आया है, जो डिजिट्स आए थे 1 और 3 आए थे और जिससे हम लोग को नंबर मिला 3 डिजिट नंबर 153, वो राइट है। ठीक है, आई होप ये पूरा का पूरा सम आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना यहाँ पे दिया हुआ जो दिया है टेक्स्ट बुक में, वो मतलब घुमा फिरा के दिया हुआ है और ऊपर का नीचे मतलब कंडीशन जो है वो ऊपर नीचे कहीं पे भी हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कंडीशन किससे बनेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सम है। आज के जो तीनों भी सम्स हम लोग ने जो किए एपिसोड 3 के, वो सारे इंपॉर्टेंट सम्स है। तो आपको बहुत उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको वो फ्रेमिंग करने के लिए आएंगे। जैसे अगर उसी में अगर देखेंगे तो सेकंड जो एग्जांपल किया हम लोग ने, एग्जांपल नंबर 4, वो थोड़ा इजी था, लेकिन एग्जांपल 3 और एग्जांपल 5 आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अभी पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।